मैंने आपको 8 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, 1 से लेकर 8 तक। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये सब आपको पहले भी बता रखा है। जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 8 तक कराए हैं सब आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि यूपीएसआई में जो आपको 2017 में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस सेट में देखने को मिलेंगे लगातार। ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहेगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर भी जल्दी क्लिक करिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर यदि आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफ हो जाएगा और मैं भी आपको कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपका जो मोबाइल पे नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे यूपीएसआई का नवा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए साइड में स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे देखिए सामने। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। अगर स्मॉल सी की वर्तमान आयु दर्शाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है बी की वर्तमान आयु दर्शाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करिए। 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंतराल में आपको जो समय दिया गया उससे पहले करिए। यदि आप नहीं करते तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा भी। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो है मेरे द्वारा जो भी समझाया जाएगा आप अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो मान लेते बी की आयु x वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या थी? बी की आयु x वर्ष थी, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी 3x। कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? 3x और बी की आयु कितनी थी? x वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इन दोनों लोगों की? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले थी तो ये 5 वर्ष जब इसमें जुड़ जाएगा तो वर्तमान आयु हो जाएगी, यानी कि 3x + 5 और ये x + 5। इनकी जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी? ए की 3x + 5 और बी की x + 5। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है। 10 वर्ष पहले ए की आयु जो थी सी की आयु से आधी थी, यानी कि एक व्यक्ति सी है। 10 वर्ष पहले जो थी सी की आयु जो थी ए की आयु जो थी सी की आयु से आधी थी, यानी कि 10 वर्ष पहले। तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले जो सी की आयु थी कितनी थी? 2x थी। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि x। कब? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले जो थी ए की आयु x वर्ष और सी की आयु 2x वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी ए की कितनी हो जाएगी? x + 10। 10 वर्ष के बाद, यानी कि वर्तमान आयु। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2x + 10। ठीक है, यानी कि जो सी की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 2x + 10। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर स्मॉल सी जो है बड़े वाले सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, यानी कि स्मॉल सी जो है इसकी वर्तमान आयु दर्शाता है। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु जो है स्मॉल सी दर्शाता है, तो वो विकल्प चुनिए जो आपको बी की वर्तमान आयु दर्शाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्तमान आयु ए की कितनी है? 3x + 5 और यहाँ पे वर्तमान आयु ए की कितनी है? x + 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे जब एक ही लोग को आयु जो है 2 अलग अलग दी हुई है तो आपको यहाँ से सबसे पहले इनके आयु को जो है बराबर करना होगा। ठीक है, तो आप इनकी मान लेते कि इनके वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु कितनी है? 3x + 5 और फिर ए की वर्तमान आयु कितनी है? इतनी है, x + 10। ये जो दोनों हैं आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी दोनों की वर्तमान आयु जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x और x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? -5। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5 वर्ष। x बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 वर्ष। ठीक है, और b की वर्तमान आयु आपको पूछा है, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x + 5, यानी कि 2.5 + 5 कितना हो जाएगा? 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 7.5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है ऐसा नहीं दिया है 7.5 वर्ष के
आधार पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर बैठाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी की वर्तमान आयु। देखिए सी की आयु कितनी होगी, 2.5 दूनी का 5, एक्स की जगह पर 2.5 रखिए और मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 2.5 दूनी का 5 अब प्लस 10 15, यानी 15 वर्ष जो है सी की वर्तमान आयु है, ठीक है। 15 वर्ष जो है सी की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे पहले बैठाइए, यानी पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है C/6 प्लस 5, इस पे बैठाते हैं। जो स्मॉल सी है, सी की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष, अब बट्टे के 6 प्लस 5। यही कह रहा था ना कि जो स्मॉल सी है वो सी की आयु दर्शाता है, तो आपको बी की वर्तमान आयु जो है कौन, जो ऑप्शन है दर्शाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कौन दर्शाएगा, ये होगा 3 दूनी का 6 और 3 5 15। ये 2 से 5 कितने बार में कटेगा, 2.5 बार में, 2.5 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष हो जा रहा है ना, यानी कि 7.5 वर्ष जो है बी की आयु थी। और यहाँ पे भी ऑप्शन में पहला जो है क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 7.5 वर्ष जो है ये भी होगा, बी की आयु जो है ए के ऑप्शन के बराबर होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जा रहा है, तो मैं आपको अगला ऑप्शन कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। यदि ऑप्शन पहला सही नहीं होता तो आप दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में चेक कर सकते थे। यदि दूसरा ऑप्शन होता तो क्या होता आपको, 15 × 45 माइनस का 5 40 वर्ष। 40 वर्ष यहाँ पे बी की आयु है नहीं है ना, तो ये 7.5 वर्ष होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यही आपका आंसर होगा 7.5 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो, ठीक है। और मेरे साथ जो भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तुरंत मेरे साथ क्वेश्चन को करना है और आपको आंसर लगातार मेरे साथ देते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। कह रहा है कि पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने उस राशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना जो है आपस में बराबर है। तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप करिए इस क्वेश्चन को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं भी जो भी आपको वीडियो डालूंगा वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो है एक यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट और एनटीपीसी ग्रुप डी का जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहता है इस चैनल पे। और मैं आपको जैसे एग्जाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको मैथ का चैप्टर वाइज जो है आपको क्लास लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पिता के पास जो है 83,000 रुपये थे। पिता है, कोई आदमी है, उसके पास 83,000 रुपये थे, ठीक है। और वो जो है अपने 3 लड़कियों में बांट रहा है। मान लेते 3 लड़कियां हैं, ठीक है। 3 लड़कियां हैं, इनका नाम जो है ए, बी और सी है, ठीक है। मान लेते कि इनका नाम जो है ए, बी, सी है, ठीक है। कह रहा है कि जो विभाजित कर रहा है वो है पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, यानी पहली का 4 गुना जो है, दूसरी बेटी का 5 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना जो है आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि 4 है इक्वल टू 5b इक्वल टू 7c जो है आपस में बराबर है। तो आपको जो है पहली बेटी का राशि निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी और सी का अनुपात निकाल दीजिए। सी का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4, बी बराबर क्या हो जाएगा 1/5 और सी बराबर क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो यहाँ से ए, बी, सी निकाल दीजिएगा तो क्या होगा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 चौक 20 सतह 140, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 0 4 5 20, 5 दूनी का 10, 5 8 40, 7 दूनी का 14, यानी कि 35 सही 35 रेशियो 28 रेशियो 20 के अनुपात में जो है इनको राशि मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यानी कि ए और बी और सी का जो अनुपात होगा कितना होगा 35, 28 और 20 का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकी टोटल राशि है कितनी है 83,000 रुपये है। टोटल राशि कितनी है 83,000 रुपये। तो यहाँ से निकाल लेंगे 35, 28 और 20 कितना हो जाएगा 28, 20 48, 5 53 और 30 83। 83 एक्स जो है किसके बराबर है 83,000 के। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा
1000, x का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो यही पूछा था कि पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पहली बेटी का अनुपात कितना दिया हुआ है 35। तो आप क्या करिए 1000 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, आपको जो एक की राशि है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक राशि जो है 35,000 रुपये यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। ठीक है, कमेंट में आपको मैं बता दूँगा अच्छे से। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता तो। और मेरा तो भाई यही प्रयास रहता है कि आपको इतना अच्छे से समझा दूँ कि जो आप क्वेश्चन को एक बार में समझ जाए तो दोबारा आप क्वेश्चन को भूलें ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से। कह रहा है कि अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 45 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे कह रहा है 3 लोग हैं। ठीक है, अजय है, एक ही लोग है। अजय है, वो अपनी राशि कुछ कमा रहा है, उसकी आय कुछ है। उस आय में से आपको 20% जो है भोजन पे खर्च कर रहा है, 35% जो है यात्रा पे खर्च कर रहा है और 25% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। इसके बाद खर्च करने के बाद जो है वो बचा रहा है कितना, 45 रुपये की बचत कर रहा है, यानी कि उसकी जो बचत है वो है 45 रुपये टोटल खर्च करने के बाद। तो उसकी जो धनराशि है, जितनी धनराशि उसके पास आय थी, जिसकी आय थी, उसमें से कितना खर्च किया है यात्रा पे आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि अजय जो है, अजय कह रहा है कि 20% भोजन पे खर्च करता है। भोजन पे कितना 20% प्लस यात्रा पे कितना करता है, यात्रा पे 35%। ठीक है, प्लस मनोरंजन पे कितना करता है 25%। ठीक है, कह रहा है कि इतना खर्च करने के बाद जो है वो बचत कितनी कर रहा है, बचत कितने कर रहा है 4500 रुपये की। तो आपको पता है कि कोई भी आय या कुछ भी होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि 100% है कि नहीं है। 20%, 35% कितना हो गया 45 प्लस 25 कितना हो गया 80। ठीक है, यानी कि 80% प्लस 4500 ये हो गया आपका 100%। ठीक है, 80% प्लस 45 जो हो गया आपका टोटल 100% के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 80% जो है खर्च कर रहा है और 45 रुपये बचा रहा है, तो यहाँ पे उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20%, यानी कि 20% की आयु जो है जो उसका मान होगा 20% का मान कितना होगा 4500 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 20% का मान कितने के बराबर होगा 4500 रुपये का, यानी कि 20% बचत कर रहा है 80% खर्च करने के बाद, और 20% का जो बचत है वो आपको 45 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए 1% का मान कितना हो जाएगा 4500 बट्टे का 20। 1% का मान कितना हो जाएगा 4500 बट्टा 20। और यहाँ पे क्या पूछा है कि यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यात्रा पर देखिए कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है 35%। यहाँ से आप 35% निकाल लीजिए। तो 35% बराबर क्या होगा 4500 बट्टे का 20 इंटू का 35। ठीक है, यहाँ से 35% निकल जाएगा। आप इसे काटिए, ये कट गया, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, 225 इंटू 35 जब मल्टीप्लाई करेंगे, 225 इंटू 35 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 7875। ठीक है, यानी कि 7875 रुपये जो होगा आपका, ये जो धनराशि जो होगी यात्रा पे खर्च की गई धनराशि होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यही जो राशि होगी आपकी आंसर होगी। ठीक है, 7875 रुपये। यदि आपको धनराशि टोटल धनराशि पूछता कि वो उसकी आय जो है कितनी है, तो आप जो है 35% की जगह पे 100% कर देते, यहाँ पे 100% निकाल देते, तो आपकी टोटल जो धनराशि थी उसकी आय जो थी वो यहाँ से निकल जाती। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैंने आपको ये बॉर्डर खींच रखा है यहाँ पे, ताकि इधर से उधर जो मैं आपको क्वेश्चन ना कराऊँ, ताकि जो है आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका जो मैं आपको स्क्रीन पे लगाता हूँ वो हट जाता है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया है आपके लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपकी सुरक्षा और मेरी सुरक्षा यही है, वाइट बॉडी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, परंतु गलती से वो इतने पैसे वसूल कर लेता है जो बिक्री मूल्य का 20% है। तो लाभ में इस गलती के कारण होने वाली
कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 20% लाभ कमाना चाहता था, लेकिन वह इतना लाभ कमा ले रहा है जो उसका विक्रय मूल्य जो उसने बेचा है उसका 20% है। माने इतना अधिक लाभ कमा ले रहा है कि वो जो विक्रय मूल्य का है वो 20% है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि 20% जो पहले लाभ कमा रहा था, अब जितना लाभ कमा रहा है उसके अंतर जो है कितना है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको यूपीएसआई का जो पिछले साल का जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन आपको देखने में भले ही इजी लग रहा हो, लेकिन आपको ये इजी नहीं है, आपको थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। ठीक है, और यूपीएसआई का आपको एग्जाम में दिया भी गया था, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा है ही। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 20% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन परंतु गलती से वो इतने पैसे वसूल करता है जो बिक्री मूल्य का 20% है, तो लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो सीपी करता है, क्रय मूल्य जो है उसकी वस्तु की कितनी है, 100 रुपये है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, और वो जो लाभ कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 100 रुपये। मान लेते हैं कोई जो व्यक्ति है वो लाभ कमा रहा है, 100 रुपये लाभ कमा रहा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 100 रुपये में खरीद रहा है और 100 रुपये लाभ कमा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + x, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपको पता ही है कि लाभ विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 100 + x का मान। ठीक है, तो यही कह रहा है कि परंतु जो है गलती से वो इतने पैसे वसूल कर लेता है, जो मतलब इतने पैसे अधिक कमा लेता है, लाभ इतने पैसे अधिक कमा लेता है जो विक्रय मूल्य का 20% है। यानी विक्रय मूल्य का 20%, यानी कि 100 + x का 20% क्या है, लाभ है उसका। यानी कि जो गलती से लाभ कमा रहा है किसके बराबर है, 100 + x का 20% के बराबर। आपका लाभ कितना है, x है। ठीक है, 20 से कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 100 + x बट्टे में 5 करेंगे। चलिए यहाँ पे कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 100 + x बराबर 5x। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, जब x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x - x बराबर 4x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/4 यानी कि 25 रुपये। ठीक है, यानी कि x का मान जो होगा आपको कितना होगा, 25 रुपये होगा। यानी कि लाभ जो है वो कितना कमाएगा, 25 रुपये कमाएगा। ठीक है, 25 रुपये लाभ कमाएगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु पे 25 रुपये लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में, 125 में। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जो व्यक्ति है 20% लाभ कमाना चाहता था। कितना कमाना चाहता था, 20%। यहाँ पे कितना कमा रहा है, 25%। यानी कि 125 रुपये में जब बेच रहा है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 125 रुपये में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा, 25%। वही क्वेश्चन कह रहा था कि जो वो व्यक्ति है 20% कमाना चाहता था, लेकिन कितना कमा रहा है, 25% कमा रहा है। तो कितना फ़ायदा कमा रहा है, यहाँ से निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये 5% जो है वो अतिरिक्त कमा रहा है। ठीक है, यानी 5% जो है वो अतिरिक्त इस धोखाधड़ी के कारण जो है 5% जो है अधिक कमा रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। यहाँ से ऑप्शन जो सी नंबर है, सी तीसरा जो ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको बस सोचना है, आपको क्षमता होना चाहिए सोचने का कि आप कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 70% है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, करिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 70% है। कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, लागत मूल्य आपको सीपी ही होता है, क्रय मूल्य ही होता है लागत मूल्य, यानी कि आपके द्वारा कितना लगाया जा रहा है पैसा। ठीक है, सीपी और ये एसपी है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यही कह रहा है कि जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 70% है। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसका 70% क्रय मूल्य है। ठीक है,
यानी 70 रुपये में खरीद के वो 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है, यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है। 70 रुपये में वस्तु खरीद के 100 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 30 रुपये का। किस चीज़ पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ जो है क्रय मूल्य, लाभ या हानि जो होती है क्रय मूल्य पे निकलती है, ठीक है। तो बट्टे में 70, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 300 बट्टे का 7, ठीक है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 चौका 28, 2 0 7 दूनी का 14, 6 0 7 बटे 56, 42.8%, ठीक है। 42.8 जो भी आगे जाएगा वो आपको जाता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन जो दिख रहा है 42%, यही जो है आपका अनुमानित हो जाएगा, यानी कि लगभग 42% के जो बराबर है वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, पहला जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध किया जाना है। इस व्यवस्था में 2 लड़कों के एक साथ और 2 लड़कियों के एक साथ न होने की कितनी संभावना है, ठीक है। यहाँ पे आप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। इनको ऐसे जो है बैठाना है ताकि जो है 2 लड़के और 2 लड़कियां जो है एक साथ न बैठें, ठीक है। आप बैठाइए इसे अपने समय के अंदर, आपको समय दिया जा रहा है, आप अपने समय के अंदर बैठाइए। बैठा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठाते तो मैं आपको बताने के लिए है ही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 4 लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 4। लड़कियाँ कितनी हैं, 3, ठीक है। इनको कह रहा है कि ऐसे बैठाना है ताकि जो 2 लड़के और 2 लड़कियां जो है आपस में एक साथ ना बैठें, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लड़के हैं, पहले यहाँ पे बॉय, 4 लड़के यहाँ पे बैठा देते हैं, 4 लड़के, ठीक है। और 3 लड़कियों को कहाँ बैठाएंगे ताकि जो है 2 लड़के एक साथ ना बैठें और 2 लड़के एक साथ ना बैठें। यानी कि इनका जो बीच का स्थान है, इनके स्थान पे हम लड़कियों को यदि बैठा देते हैं तो वो जो है एक साथ नहीं बैठेंगी। यानी कि जी और जी। यहाँ पे देखिए बॉय गर्ल और बॉय, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है कहीं कि 2 लड़के एक साथ बैठी है, नहीं बैठी है ना, 2 लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठी हैं और 2 लड़के भी जो है एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपको फॉलो करता है, ठीक है, ये जो इसका पंक्ति है ये आपको फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले देखिए लड़कों को कितने तरीके से बैठाया जा रहा है, 4 तरीके से। लड़कों को बैठाने का तरीका कितना है, 4। लड़कों का बैठाने का तरीका, 4 फैक्टोरियल। लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना हो गया, लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल। और टोटल तरीका कितना हो गया हमारा, कुल तरीका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। समझ लीजिए कि इतना आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, ठीक है, हल हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बट्टे में टोटल फैक्टोरियल, यानी कि जितना कुल तरीका है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बट्टे में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मान जो होता है, फैक्टोरियल समझाते हैं आपको यदि आपको पता नहीं है, तो फैक्टोरियल का होता है कि यदि आपको कितने का भी फैक्टोरियल निकालना है तो आपको उस संख्या से आपको नीचे तक जाना है। यानी कि आपको 5 का फैक्टोरियल का निकालना है तो 5 से कम तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। यानी 5 का 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। यदि आपको 12 फैक्टोरियल निकालना है तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 10 से,
9 से 8 से 7 से 6 से 5 से 4 तक, जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक आप जो है मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए आप 3 2 1 3 2 1 कट गया, ठीक है। ये 3 2 का 6 कट गया, और ये 4 से 4 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया। तो बचा क्या आपका, ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है बट्टे में, नीचे क्या बचा है, 7 बचा है, 5 बटा, यानी 7 और 5 का मल्टीप्लाई 7 बचे 35, यानी कि 1/35 तरीके से जो है आप लड़के और लड़कियों को जो है इस तरीके से बैठा सकते हैं, ताकि जो है 2 लड़कियां और 2 लड़के आपस में एक साथ ना बैठे, ठीक है। यानी कि 1/35 तरीके से जो है उन सभी लोगों को बैठा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो समझ में आ जाता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं आपको लगातार वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे, और मैं आपको हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको ऐसे समझाए ताकि आप जो कितने भी कमज़ोर छात्र हो तो आप जो है उस वीडियो को, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है उसको देख के आप क्वेश्चन को समझ जाएँ, ठीक है। मेरा यही प्रयास रहता है कि कोई भी छात्र को मैं इस तरीके से पढ़ा दूँ ताकि वो मैथ से जो उनका डर लगता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती हैं। अगर वे एक दूसरे को 25 सेकेंड में पार करती हैं तो उन दोनों ट्रेनों की गति क्या होगी, आपको निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि 2 ट्रेन हैं, एक व्यक्ति को पार कर रही है। पहली जो ट्रेन पार कर रही है तो वो समय ले रही है कितना, 30 सेकेंड, और दूसरी जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर रही है तो वो लग रही है 18 सेकेंड टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब दोनों ट्रेनें आपस में पार कर रही हैं, यानी कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, जब दोनों ट्रेनें आपस में जब पार कर रही हैं, निकल रही हैं, तो उनका टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 25 सेकेंड का। तो आपको ज्ञात करना है कि उनकी जो चाल है, गति जो है, उनका अनुपात कितना है, जो पहले ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन करिए आप, आपको निकालना होगा, आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आपका जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कर देखते हैं कि कर पाते कि नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है। और मैं आपको अभी तो कराऊंगा, तुरंत आपके टाइम के बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 ट्रेन हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार करती है तो 30 सेकेंड लगता है, और दूसरी ट्रेन जो व्यक्ति को पार करती है तो 18 सेकेंड लगता है। तो आपको मैंने आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराया था उसमें भी शायद आपको जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हुआ होगा, उसमें आपको बताया था मैंने कि कोई भी ट्रेन जब स्थिर वस्तु को पार करेगी तो वो जो पार करेगी अपने लंबाई के बराबर पार करेगी, ठीक है। यदि वो प्लेटफार्म को पार करती है तो वो प्लेटफार्म प्लस अपनी लंबाई के बराबर पार करती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है। मान लेते हैं ये ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है, x मीटर, ठीक है। और ये दूसरी ट्रेन है जब जो इधर से आ रही है उसकी लंबाई मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है। ये वाली ट्रेन जब पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना ले रही है, 30 सेकेंड। और ये वाली जो ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना ले रही है, 18 सेकेंड। लेकिन ये वाली जो ट्रेन और ये वाली ट्रेन जो आपस को दूरी को जब अपने आपस की दूरी को जो पार कर रही है तो कितना ले रही है, 25 सेकेंड। जब कोई भी ट्रेन विपरीत दिशा में जाए तो वो जो है दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर की दूरी पार करती है। यानी ये दूरी कितनी पार कर रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कितनी दूरी पार कर रही है, x प्लस वाई के मीटर की दूरी के बराबर पार कर रही है, ठीक है। ये कितनी पार कर रही है, x मीटर दूरी को जो है 30 सेकेंड में पार कर रही है, और ये y मीटर की दूरी को 18 सेकेंड में पार कर रही है, और ये कितना पार कर रही है, x प्लस वाई मीटर की दूरी को 25 सेकेंड में पार कर रही है। यानी कि यहाँ से एक ज्ञात होता है कि ये जो x प्लस वाई जो है इसके बराबर होगा, यानी कि इनकी दूरी और इनकी दूरी जो है आपस में बराबर होगी, ठीक है। यानी कि x और y का जो मान है यहाँ से मीटर में दूरी जो है निकल जाएगी, ठीक है। आप इसको निकालिएगा, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 90, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 90 होगा, 30 3 90, 3x प्लस 18 25 90, 5y, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 25। जब काटेंगे तो कितना होगा, 5 18 जा और 5 5 25, ये हो जाएगा 5 3 15x प्लस 5 25y बराबर 18 का है। जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x
प्लस 18y, ठीक है। जब 18x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता ही है कि ये y जब इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जब इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, और उधर का माइनस होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 18 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और इधर y वाला जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 18 7y, तो x बट्टा y का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 7/3, यानी कि पहले ट्रेन की जो लंबाई थी कितनी हो जाएगी 7, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर, ठीक है। यानी कि पहली की ट्रेन की लंबाई 7 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो है जब आपको लंबाई पता चल गया तो आप जो है चाल को आराम से निकाल देंगे, ठीक है। यदि आपको लंबाई पता नहीं होता तो आप जो है चाल को नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी 3 चीज़ में, यानी कि चाल, दूरी, समय, इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें आपको पता हैं, 2 मान पता है आपको, तो एक मान, तीसरा मान जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन 3 मानों में से आपको 2 मान पता नहीं है, 1 मान पता है, तो आप जो है नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, तो आपको चाल निकाला है, चाल निकालना है आपको, तो चाल पहली ट्रेन का, ठीक है, पहली ट्रेन का चाल कितना हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी होगी 7 मीटर, और समय कितना ले रहा है 30 सेकेंड, ये होगी पहली की चाल 7/30, और यहाँ पे अनुपात में दे रखा है, आंसर जो अनुपात में दे रखा है, तो इसको भी अनुपात में कर लेते हैं, बराबर दूसरी की चाल दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 3 बटा ट्रेन इसकी जो समय का जो इसका लग रहा है कितना लग रहा है 18, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका भी 90 होगा, ये होगा 30 3 90, 7 3 21, 18 5 90, 3 5 15, यानी कि 21:15। आप इसे काटिएगा, ये कटेगा कितने बार में 3 7 21, 3 5 15, और यही जो होगा इनकी चालों का अनुपात होगा। आगे समझ में आपको, यानी कि 7:5 के अनुपात में जो है इनकी चालें होंगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो जाता है, सी ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यानी कि जो ट्रेनें हैं, पहले ट्रेन की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 7 मीटर प्रति सेकेंड है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ पे लंबाई मीटर में है, तो इसकी चाल भी जो होगी मीटर में होगी, और यदि इसकी लंबाई किलोमीटर में होती तो इसकी चाल भी जो होती किलोमीटर में होती, ठीक है। यदि आपको किलोमीटर निकालना है तो क्या करते हैं आप, लंबाई बटा समय, दूरी बटा समय को आप क्या करते हैं किलोमीटर में निकालने के लिए 18/5 से, और मीटर प्रति से निकालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जान ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली। उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उससे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपये मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 रुपये देने पड़ते हैं। तो धनराशि और ब्याज का दर जो है ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जान जो है 2 वर्ष के लिए कोई राशि है, उसको पता नहीं है, ठीक है। आपको राशि उसका निकालना भी है। कह रहा है कि जान जो है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे कोई राशि जो देता है, उधार देता है किसी व्यक्ति को, और वही राशि जो है, जो उधार देने के बाद जितनी राशि प्राप्त होती है वही राशि जो है सैम को देता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। और जब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया जाता है तो उसको 6450 रुपये की ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज जो मिलता है 6000 रुपये का ब्याज मिलता है 2 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि कितने % पे दिया गया था और वो राशि कितनी थी जो आपको दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, आप में से देखते हैं कि कौन से बच्चों का जो है आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ठीक है, और नहीं देते हैं तो प्रयास करिएगा, प्रयास करना ना भूलिएगा, ठीक है। मेन मकसद आपको क्या होता है, यदि आपको मैथ नहीं आता है तो सबसे पहले प्रयास करिए हल करने का कि कैसे हल करते हैं। नहीं आता तब भी करिए, और मुझे विश्वास है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को लगातार जब 2-3 बार करने लगेंगे तो आप जो है उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को सही से मतलब स्थिर दिमाग करके आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है।
तभी जो है आपको क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जान जो है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कोई राशि देता है। जान जो है 2 वर्ष पे कोई साधारण ब्याज की दर से कोई राशि देता है, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है? 6,000 रुपये। 2 वर्ष पे 6,000 रुपये प्राप्त होता है। 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है कितना प्राप्त होता है? 6,000 रुपये। और जब राशि को जो है सैम को देता है, सैम है ना, कोई राशि जो है मतलब दूसरे व्यक्ति को देता है, तो वो कितना प्राप्त करता है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त करता है? 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है 6,450 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है 6,450 रुपये। तो यहाँ से आपको एक बात पता होगा कि कोई भी राशि जब आप पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे देंगे, तो जितनी राशि उस पर साधारण ब्याज मिलेगा उतनी राशि पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी ब्याज जो होगा पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों बराबर होगा, ठीक है। और दूसरे वर्ष का ब्याज होता है वो होता है पहले साधारण ब्याज पे कम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज पे अधिक होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते 2 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3,000। 6,000 बटा 2 3,000। 1 वर्ष का निकल गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज जब 3,000 हो गया, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष का सेम ही होता है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3,000 ही होगा, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा 3,000 होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो 6,450 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 6,450 माइनस का 3,000, यानी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,000 था, दूसरे वर्ष का 6,450 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3,450 रुपये, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 और दूसरे वर्ष का भी 3,000, यानी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,450। तो यहाँ से आप जो है आसान से इसका जो प्रतिशत दर है आराम से निकाल सकते हैं। प्रतिशत दर कितना हो जा रहा है? इनका अंतर कितना हो जा रहा है? 450 का, और कितने राशि पे हो जा रहा है? 3,000 रुपये राशि पे, और प्रतिशत के लिए 100। यहाँ से जो है आप R% निकाल सकते हैं। 3 0, ये 2 0 और ये 3 0, और ये हो गया 3 15,45, यानी कि 15% की दर से जो है वो राशि आपको दी गई थी। यानी R जो है 15% यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि वो राशि जो थी आपको 15% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो था 6,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। आप किसी भी मान को रख के जो है आप मूलधन निकाल सकते हैं। या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पे निकाल सकते हैं, या तो आप साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको आसान लगता है तो आप साधारण ब्याज पे निकाल दीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटा 100, P इंटू R इंटू T, ठीक है, बटा 100। तो मूलधन आपका कितना दिया है पता नहीं है, तो आपको मूलधन निकालना है। तो मान लेते हैं मूलधन P है, और दर आपको पता चल गया है 15%, यानी कि R 15%, और समय कितना था? 2 वर्ष का, 2 वर्ष बटे में 100, और ब्याज कितना मिल रहा था साधारण ब्याज पे? 6,000 रुपये। तो कितना हो गया? 15 दूनी का 30, दूनी का 60, यानी कि 200 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? P। तो P का मान कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 रुपये जो होगी आपकी वो धनराशि होगी जो आपको साधारण ब्याज पे 15% की दर से 6,000 रुपये ब्याज, और 20,000 रुपये की राशि जो होगी आपको 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जब देंगे तो आपको 6,450 रुपये की राशि प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ से जो है आपका दोनों मान निकल गया, धनराशि और ब्याज दर निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से सही हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आसान है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको यूपीएसआई में दिया गया था इसलिए मैंने आपको पूछ दिया है।
कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 1800 से छोटी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, आपको शायद कर लेंगे और नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि वो संख्या कौन सी होगी जो 1800 से छोटी होगी लेकिन 6, 12, 18 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 6, 12, 18 से जब आपको विभाजित करना है, तीनों से विभाजित करना होगा, तो तीनों से विभाजित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2, 3, 6, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 9, 3 से 3 गम 3, 3 गम 3, तितली का 9, फिर 3 से एक और तितली का 9, दूनी का 18, दूनी का 36, यानी कि इनका 6 और 12, 18 का जब एलसीएम होगा कितना होगा, एलसीएम होगा 6, 12, 18, इनका एलसीएम होगा कितना, 36। ठीक है, आपको क्या करना होगा, 36 ऐसी संख्या है जो आपको 1800 जो है आराम से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको कहा था कि 1800 से छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल दीजिए। आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1800 में से 36 घटा सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं ऐसे करते हैं तो आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दीजिए। 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 5 जा 180, एक कट गया और 0 पर चढ़ गया, यानी कि 50 बार में जो है 36 को 50 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1800 आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि 1800 से छोटी संख्या निकालनी है, तो 1800 से छोटी संख्या निकालने के लिए ये 50 बार में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1800 आ रहा है, तो आप क्या करिए 49 बार में ही मल्टीप्लाई करिएगा। 49 बार में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 × 49 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1764। ठीक है, 1764, यानी कि 1764 ऐसी संख्या होगी जो 1800 से कम भी होगी और इन तीनों संख्या से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, यानी 6, 12, 18 से जो है पूर्णतः विभाजित होंगी। ये 36 से भी विभाजित हो जाएगी और 6, 12, 18 से भी हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण का है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। आपको और 2-3 क्वेश्चन आपको बचे होंगे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। और आंसर देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 8/3 भागे 5/3 इंटू 2/3 फिर इंटू 100 कोष्टक में 100/425 और पूरे का बट्टा कितना दे रखा है, 5/3 भागे 2/3 इंटू 3/2 बराबर का x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 8/3 भागे 5/3 ऐसे करना है, तो आपको क्या करने हैं, ऊपर वाले करिए 8/3 और भाग है, जब इसको हम गुणा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जो होगी आपस में पलट जाएगी। ठीक है, यानी कि 3/5 इंटू 2/3 इंटू 100/425। ठीक है, अब बट्टे में इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 5/3 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगी 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया और ये इसे काटते हैं तो कितना होगा, 5 20 से 100, 5 8 40, 5 का में 5, सॉरी 5 8 40, 2 और 5 5 और 25, 5 चौका 20, 5 17 जा 85। ठीक है, ये होगा 8 दूनी का 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64 बट्टे में 5 3 15 इंटू 17। यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, 15 इंटू 17। ठीक है, और ये बट्टे में है, कितना बट्टे में है आपका, 5 3 15/4, यानी कि बट्टे में कितना है, 15/4। जब इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करें, जो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आपके पास जगह नहीं है इसमें, इसे मैं आपको मिटा देता हूँ। जब अब का जो 15/4 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4/15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और ये हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये आपका कहीं स्क्वायर दिख रहा है ना,
नहीं दिख रहा है तो आप क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 छक्का 24 1 25, 256 बट्टा 15 15 में 225 इंटू 17 बराबर का एक्स स्क्वायर। जब एक्स का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स का मान निकालेंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा, यानी कि ये रूट में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 256 बट्टा 225 इंटू का 17, ठीक है। आप जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 16 का स्क्वायर है तो बट्टे 16 बट्टे 225 कितने का था 15 का, ठीक है। 15 इंटू रूट 17, ये रूट 17, जब 17 का स्क्वायर कुछ बचा नहीं है, ओनली 17 बचा है तो आप रूट को ऐसे छोड़ दीजिएगा और यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपके जो एक्स का मान था ये आपका हो जाएगा 16 बटा 15 रूट 17। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे डी पे दे रखा है 3 × 5। आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 × 5 के रूप में, ठीक है। 3 × 5 15 या 3 × 5 15, यानी कि 16 सही 3 × 5 बटा रूट में 17, ठीक है। 16 बटा 3 × 5 रूट 17, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से मैंने ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका जो ऑप्शन था सही हो जाता, ठीक है। 16 बटा 15 इंटू रूट 17, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। तो 16 दिनों बाद कितने श्रमिक जो हैं चले गए थे, यानी काम को छोड़ के चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको काम दिया है 40 दिन में जो है 20 लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कारण, कुछ जो भी हुआ होगा, यानी कि कुछ गलती के कारण जो कुछ श्रमिक जो है 16 दिन तक काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि शेष श्रमिक जो है मिल के टोटल दिनों में जो है काम खत्म कर रहे हैं वो है 46 दिनों में। तो आपको बताना है कि 16 दिनों बाद जो श्रमिक काम करने के बाद मतलब छोड़ के चले गए थे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन को। कह रहा है कि 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक नियुक्त किए गए थे। 40 दिनों में काम करने के लिए कितने नियुक्त किए गए थे, 20 श्रमिक नियुक्त किए गए थे। ये कितना हो गया, टोटल काम हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन कुछ श्रमिक जो है काम के 16 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। कुछ श्रमिक जो है 16 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। जब 16 दिन बाद काम छोड़ेंगे तो 16 दिन तक आपको यहाँ से लग रहा है कि 16 दिन तक जो है टोटल श्रमिक जो है काम किए होंगे। टोटल श्रमिक कितने हैं हमारे पास, 20 श्रमिक हैं और 16 दिन तक काम किए हैं, लेकिन 16 दिन बाद जो है छोड़ के गए हैं, ठीक है। 16 दिन बाद छोड़ के गए हैं। टोटल श्रमिक जो थे 20, उसमें से 16 दिन बाद छोड़ के कुछ श्रमिक चले गए। आपको उन्हीं की संख्या निकालनी है। लेकिन कह रहा था कि शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जब काम करते हैं तो उनका समय जो लगता है वो 46 दिन लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 16 दिन तक काम कर दिया और 46 दिन तक पूरा काम करते हैं, तो बचा कितना 30 दिन। और इसी 30 दिन को जो है बचे हुए श्रमिक करते हैं, यानी कि 20 और जो चले गए माइनस का x, जो बच रहे हैं वो जो है 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा, यानी कि श्रमिकों की संख्या निकल जाएगी जो छूटे हुए श्रमिक थे, ठीक है। यानी कि इसका मान जो है इसके मान के बराबर होगा। ये होगा 40 दूनी का 80, यानी कि 800 बराबर 20 × 16, यानी कि 16 दूनी के 32 320 प्लस 30 × 20 600 माइनस का 30x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 320 920 माइनस का 30x बराबर का 800। 920 जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 920 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 120 बराबर का 30x। तो x का मान यहाँ से आराम से निकल जाएगा 120 बटा 30, यानी कि 4, 3 चौके 12, यानी कि 4 श्रमिक जो थे वो 16 दिन बाद जो है 4 श्रमिक छोड़ के चले गए थे। यही आपको क्वेश्चन पूछा था कि 16 दिन बाद जो है कितने श्रमिक जो है काम छोड़ के चले गए थे। तो आपको यहाँ से निकल जाता है कि 4 श्रमिक जो है आपको 16 दिनों बाद जो है काम करके
चले गए थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 1 घंटे से ऊपर होने वाला है समय, और यहीं पे जो है आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय लगे किसी भी वीडियो को बनाने में। ठीक है, और जो है आप 1 घंटे तक वीडियो को देखें आसानी से, और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, इसलिए मैं आपको 1 घंटे का ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। उसमें देखते हैं आपको कि यूपीएसआई का जो 10वां प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।